नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वसा। वसा के जो क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, आरओ या पुलिस, कोई भी एनी वन एग्जाम हो, वसा के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमें अभी देखिए एक महीने से वीडियो नहीं पड़ रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन आपकी वीडियो आपकी क्या है लगातार आपको मिलती रहेंगे, जो लगातार रीजनिंग की भी और साइंस की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। अब देखिए चैप्टर जो है वसा है। वसा है, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा दिया है, फिर वसा देंगे, फिर आपको प्रोटीन, फिर विटामिन, खनिज लवण, लेकिन लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखते हैं चैप्टर जो वसा है, ये वसा को हम कहते हैं क्या है, फैट्स है। एक उर्दू भाषा में कहा जाता है वसा को क्या कहते हैं, उर्दू भाषा में जो हम वसा को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चर्बी। तो कहते हैं चर्बी, यानी वसा को चर्बी भी कहा सकता है। अब देखिए वसा है क्या यार, वसा क्या है, आप कह सकते हैं वसी अम्ल, ये हो गया वसी अम्ल, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिला के बनाते हैं वसा। वसा यानी कि फैट्स, यानी कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है वसा। वसा में क्या है आखिर, वसा में क्या है, आप कह सकते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन, तीनों का रेशियो है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कि हाइड्रोजन की मात्रा होती है। आप कह सकते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है कि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन है और कौन है, कार्बन है, इन दोनों की मात्रा वसा में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक की बात करें तो कार्बन की मात्रा है, दूसरे स्थान पर कौन, हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो वसा है जल में अघुलनशील है, वसा जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, वसा जल में अघुलनशील है। अब वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिलाते हैं, क्या बनाते हैं, वसा। वसा क्या है, जल में अघुलनशील है, अगर वसा को जल में डालेंगे तो घुलेगा नहीं। और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम पूछेगा, बोलेंगे बी, और कौन है, सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी, यह वसा में घुलनशील क्या है। और पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, ए, डी, ई, के, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और कौन है, सी है। यहाँ देखिए पूछा जाता है कि वसा क्या जल में घुलनशील है, तो वसा जल में घुलनशील नहीं है, मतलब क्या, अघुलनशील है। सबसे मात्रा किसकी अधिक होती है, कार्बन की, और किसकी, हाइड्रोजन की। इसमें जो मात्रा नहीं होती है किसकी, सबसे कम मात्रा होती है किसकी, ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से फिर क्वेश्चन बनते हैं कि वसा को किसमें घोला जाता है, वसा को किसमें घोला जा सकता है, वसा को घोला जा सकता है, वसा को घोला जा सकता है, वसा को किसमें घोला जा सकता है। तो आंसर बनेंगे, ऑप्शन बहुत सारे दिए रहेंगे। एक ऑप्शन दिया सकता है क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन कह सकता है बेंजीन में, बेंजीन हो गया, फिर कह सकता है ईथर में, और फिर कह सकता है केरोसिन में, केरोसिन हो गया, फिर कह सकते हैं एल्कोहल में, एल्कोहल में, ठीक। यानी कि क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इन पदार्थों में क्या है, वसा को घोल सकते हैं। वसा घुलनशील है किसमें, यानी कि क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, ईथर में, केरोसिन में, एल्कोहल में, पेट्रोल में, ये सब में क्या घुलनशील है। अब पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, एक क्वेश्चन पूछेगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, तो आप कहेंगे ए, डी, ई, के, ये क्या वसा में घुलनशील विटामिन है। पूछेगा वसा में कौन घुल सकता है, वसा को घोला जा सकता है किसमें, क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, ईथर में, केरोसिन में, एल्कोहल में, और किसमें, पेट्रोलियम में, तो वसा को घोला जा सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, तो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा भी, देखिए कम समय में आपको बेहतरीन क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वसा का काम क्या होता है भाई, वसा से हमें क्या मिलता है, वसा से
वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कौन है? सबसे अधिक ऊर्जा देता है कौन? सबसे अधिक ऊर्जा देता है कौन है? वसा। लेकिन अगर बताइए तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाला कौन है, और पूछेगा तुरंत ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाला एक कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसमें बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ग्लूकोज। क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है? ऑक्सीजन है। बताइए तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो बाद में हमारे शरीर में जो वसा रहती है, वसा हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है, ठीक, और ठंडक कम लगने से बचाती है। यानी घाव अगर चोट लग गई है, चोट लगने से बचाती है कौन? वसा, ठीक। वसा हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है। अब बता दें कि वसा है जो आपने मान लीजिए 2-3 दिन या 4 दिन उपवास रखा, तो आपकी बॉडी से गलेगा क्या? गलेगा वसा कम होगा, यानी वजन कम होगा, यानी कि वसा गलेगा। अभी हम बात करें वसा का, तो वसा से क्या फायदा भाई? वसा से एक तो हमारे शरीर का ताप बनाए रखता है, जो शरीर का बॉडी का टेम्परेचर होता है, शरीर का ताप बनाए रखता है। शरीर का ताप, शरीर का ताप बनाए रखता है, शरीर का ताप बनाए रखता है, कौन रखता है? वसा। वसा के पॉइंट क्या है? जल के निर्जलीकरण में भाग लेता है। जल के निर्जलीकरण में, जल के निर्जलीकरण में वसा क्या भाग लेता है, ठीक। अभी आपके बॉडी में कितना है कि 65% जल होना जरूरी है, और 65% से कम हो गया, 65% से कम हो गया, तो यानी कि आपको पानी की कमी है। उसको बोलते हैं जल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि पानी की कमी हो गई है, तो आपकी बॉडी में 65% जल होना जरूरी है। 65% से जल से कम होता है तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। यहाँ देखा जाए वसा, वसा क्या है? अगर चोट लगने से बचाती है, चोट लगने पर भी आपको बचाने का काम करती है, कौन करती है? वसा, ठीक। वसा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊंट है, ऊंट की बात करें हम, ऊंट, ये जो ऊंट है, ठीक, ये क्या करता है? इसका जो ऊंट का जो कुबड़ वाला भाग है ना, कुबड़ वाला भाग, इस कुबड़ वाले भाग में क्या होता है? वसा का संग्रह होता है। वसा का संग्रह होता है, इसलिए कहा जाता है ना, वसा का संग्रह होता है, इसलिए कहा जाता है जो ऊंट है, ठीक, और वो अगर 10 या 15 दिन पानी न पिए तभी काम चल जाएगा। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो उसके कुबड़ वाले भाग में वसा का संग्रह है, उसको ऊर्जा मिलती लगती है, ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। वो 10-15 दिन बाद पानी पीता है। अब गर्मियों के समय में तो ज्यादा दिन तक नहीं पाएगा, उसे 8-10 दिन में ही पानी की जरूरत पड़ जाती है, ठीक। टेम्परेचर उसमें हाई होते हैं। वसा खासियत क्या होती है कि वसा कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वसा कितने प्रकार के होते हैं, हमारे लिए कौन सी वसा बेहतर है खाने के लिए, और कौन सा बेहतर हमारे लिए नहीं है, किसमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, किसमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। वसा से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऊंट में क्या है? वसा का संग्रह पाया जाता है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। जल के निर्जलीकरण से बताता है, जल के निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जल के निर्जलीकरण से बचाता है। कौन बचाता है? वसा। तो ऊंट में के कुबड़ में वसा का संग्रह होता है। यहां से क्वेश्चन हो गया। अभी पूछेगा वसा कितने प्रकार का होता है भाई? वसा को हम डिवाइड कर सकते हैं दो डिवाइड भागों में। एक होता है संतृप्त वसा, एक हो गया संतृप्त वसा। संतृप्त वसा इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। एक होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा इसको हम कहते हैं असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट्स। यह सैचुरेटेड फैट्स है, यह क्या? अनसैचुरेटेड फैट्स है। हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी के लिए हमारे क्या है? बैड है, यानी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? ये हमारे शरीर के लिए गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, अच्छा माना जाता है, ठीक। अभी संतृप्त वसा में होता क्या है कि इसमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक। कभी ठोस है, ठीक, और उसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव में चला जाएगा, फिर ये द्रव से किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? यह द्रव से ठोस, ठोस से द्रव में क्रिया चलती रहती है, ठीक। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए नारियल का तेल हो गया, ये नारियल का तेल है, नारियल तेल है, ठीक, और घी हो गया, चिकन ऑयल हो गया,
चिकन ऑयल, चिकन ऑयल है। नारियल तेल हो गया, घी हो गया, चिकन ऑयल है। ये क्या होते हैं कि गर्मियों के समय में पिघलने लगते हैं, लेकिन ठंडक के समय में क्या करते हैं, जमने लगते हैं। इसमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट जैसे चेंज होंगे इनमें इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो हमारे असंतुलित है वसा होते हैं, इनके टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, तेल हो गया, सरसों का तेल है, ये कह दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल यानी कि आप ठंडक में या गर्मी में किसी समय रखें, इसके बनाए रखता है, टेम्परेचर इसका स्थिर होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके गलनांक अधिक होते हैं और किसके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब कह सकते हैं जो संतृप्त वसा होता है इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो इसका गलनांक जो होगा, इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक, और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका जो गलनांक होता है असंतृप्त का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक। और ये इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखिए सरसों का तेल, ठीक, इस सरसों का तेल का गलनांक क्या होगा, कम होगा। अब देखिए जो हमारे असंतुलित वसा होते हैं जल्दी पच जाते हैं, इनके पाचन शक्ति तेज होता है। सरसों तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, जैतून का तेल, जैतून का तेल, आप कह सकते हैं लीवर ऑयल फिश, लीवर ऑयल फिश, मछली के लीवर का तेल, ये सब हमारे लिए क्या है, गुड फैट्स है। मछली का लीवर ऑयल है, सरसों का तेल है, जैतून तेल है, सूरजमुखी का तेल है, रिफाइंड है, ये सब क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल देते हैं। सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल देने वाला कौन है, मछली का लीवर ऑयल। तो मछली का जो लीवर ऑयल है गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, ठीक। और संतृप्त वसा, इसका पाचन हमारे बॉडी में क्या करता है, अच्छा और सही तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप असंतृप्त संतृप्त की बात करें, सैचुरेटेड फैट्स की बात करें, इसका गलनांक कम होता है, ठीक। ये बॉडी में क्या करता है, धीरे धीरे पचता है, इसका पाचन अच्छी तरीके से सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आपने ज्यादा से जो सेवन करना है और संतृप्त वसा का सेवन करना है। तो संतृप्त वसा कौन है, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा, लेकिन इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे लिए अच्छा फैट्स कौन सा है। तो असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए जो बैड खतरनाक माना जाता है वो कौन सा है, संतृप्त वसा यानी कि संतृप्त वसा जिसका गलनांक अधिक होता है और ये ठोस से द्रव, द्रव से ठोस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे नारियल तेल हो गया, वनस्पति घी हो गया, चिकन ऑयल, चिकन ऑयल भी है ना, उसको जम जाएगा, ठीक। तो अभी देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन है, असंतृप्त वसा है, जिसको मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं मछली के लीवर ऑयल में, ठीक। इसको ठंडक या गर्मी में किसी भी तापमान रख दिया जाए बोतल में भरकर, वो अपने अवस्था में बने रहते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। अब ये जान गए हैं कि वसा में संतृप्त वसा और कौन जान गए, असंतृप्त वसा जान गए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाए कि भाई पूछा जाता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, पूछा जाता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ठीक। हम कह देंगे वनस्पति तेल है, ये हो गया वनस्पति तेल। अब प्लस इसमें मिला देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ, और निकिल उत्प्रेरक उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। अब बनेगा वनस्पति घी, क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा, ये वनस्पति घी बनेगा, ये वनस्पति घी बन गया। कितने टेम्परेचर गिर गया, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, बनेगा वनस्पति घी। इसे बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण, इसे कहा जाता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा एलिमेंट भाग लेता है, कौन सा तत्व भाग लेता है, वो कौन, हाइड्रोजन है। जो वनस्पति तेल को किसके साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, और इसके बाद निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो आप बनेगा वनस्पति घी। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा तत्व भाग लेता है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसको नोट करते रहिए। अब एक क्वेश्चन जवाब दीजिए आप, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनुष्य के लिए सर्वाधिक
मनुष्य के लिए एक क्वेश्चन मुझे आता है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल, सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल, वसी अम्ल कौन सा है? वसी अम्ल कौन सा है? एक क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल कौन सा है? अब इसका जवाब देने के कहेंगे लाइनो, एग्जाम में देंगे लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, ये लाइनोलिक अम्ल है, ठीक, जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल है। पूछे एग्जाम में कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल कौन सा है, तो आप बोलेंगे लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल है, ठीक। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनेंगे कि जो दूध का, घी और सुअर और पशुओं का जो चर्बी है, ठीक, जितने प्रकार के मांस है, उसमें कौन सा वसा होती है, संतृप्त की असंतृप्त? या जो जमने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, संतृप्त, और जो नहीं जमते हैं वो क्या है, असंतृप्त है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल कौन सा है, तो लाइनोलिक अम्ल है। नमस्कार प्यारे दोस्तों,